आइए हम शुरू करते हैं वाक्य रचना का दूसरा भाग। तो सबसे पहले देखिए वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, लेकिन हम प्रयोग के आधार पर वाक्य भी पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8। विधानवाचक या इसको हम स्वीकारात्मक भी कहते हैं, निषेधवाचक, नकारात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या संभाववाची, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, इसी तरह से रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर भी हम इसके 3 प्रकार देखेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार में 8 प्रकार हमने देखा। सबसे पहले हम देखते हैं विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य या स्वीकारात्मक है ना, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा क्रिया के करने या होने की अभिव्यक्ति हो। ठीक है, क्रिया के करने या होने की अभिव्यक्ति हो या हमें सूचना मिले। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में स्वीकारात्मकता हो, क्या हो? स्वीकारात्मकता हो। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, रमेश विद्यालय जाता है, वर्षा हो रही है, मैंने दूध पिया। ठीक है ना, इस प्रकार के वाक्य विधानवाचक वाक्य होंगे। इसका दूसरा देखिए निषेधवाचक वाक्य, या जिसको हम क्या कहते हैं? नकारात्मक। ठीक है, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव, कैसा हो? कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो नहीं शब्द जो है यह निषेधवाचक वाक्य को इंगित करता है। इसी प्रकार से रितिका पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है, इस प्रकार से जो वाक्य होंगे वो। इसी तरह तीसरा देखिए आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होगा? जिन वाक्यों में आदेश या अनुमति देने का बोध होता हो। ठीक है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप सब भोजन करें। ठीक है, आप सब भोजन करें, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है ना, इस प्रकार से आदेश दिया जा रहा है। अगला देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रश्न या बात पूछने का बोध होता हो। ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या फिर जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, कौन, है ना, इस तरह के जो शब्द होंगे किसी वाक्य में, तो वह कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे माँ क्या कर रही है ना, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। ठीक है, और इसकी एक विशेषता होगी कि वाक्य के अंत में हमको कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तभी वाक्य पूरा होगा। ठीक है, अगला देखिए इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि भाव का बोध होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे ईश्वर करे आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, 9 संवत्सर मंगलमय हो। ठीक है ना, इस प्रकार से हम शुभकामना देते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो किस वाक्य के अंतर्गत आएंगे? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। संदेहवाचक या संभाववाची। ठीक है, संदेहवाचक या संभाववाची
जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती हो, ठीक है, उन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे वे आज रीवा पहुंच गए होंगे, ठीक है ना, संभावना व्यक्त हो रही है, हमने देखा नहीं है। वह अपने गांव चला गया होगा, ठीक है। राधा बगीचे में आई होगी। इस तरह के जो वाक्य होंगे वह वे किस प्रकार के वाक्य होंगे? संदेहवाचक या संभाववाची वाक्य होंगे, ठीक है। अगला देखिए विस्मयवाचक, ठीक है ना। विस्मयवाचक में क्या होता है? आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध व शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विस्मयवाचक कहेंगे। जैसे अरे गजब हो गया, वाह तुम प्रथम आ गए, हाय बापू चल बसे, ठीक है ना। इस प्रकार के जो वाक्य हैं इनमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक आदि व्यक्त होना चाहिए। ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? विस्मयवाची वाक्य कहेंगे। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक संकेत हमको प्रयोग करना पड़ेगा, खड़ी पाई लगा करके नीचे बिंदु लगा देंगे, तो ये विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग है, चिन्ह है, इसका हमको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वह वाक्य विस्मयवाचक वाक्य होगा, ठीक है। इसी तरह अंतिम अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो प्रकार में अंतिम जो 8वां प्रकार है वह है संकेतवाचक। कौन सा है? संकेतवाचक। देखिए जहाँ एक कथन पर, है ना, दूसरा कथन क्या हो? निर्भर हो, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता हो? निर्भर होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संकेतवाचक, ठीक है ना। निर्भरता व्यक्त हो रही है यहाँ पर, है ना। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? परिश्रम पर। यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे और परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। इसी तरह यदि आप आ जाएं तो काम बन जाए, ठीक है ना, आप आएंगे तभी मेरा काम बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों जो क्रिया होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं? इसमें निर्भर होते हैं। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के 8 प्रकार देखा, वाक्य के 8 प्रकार हमने देखे, ठीक है ना। अब देखिए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। सरल वाक्य, या जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त, मिश्र या मिश्रित, ठीक है। मिश्र या मिश्रित को 3 उपवाक्यों में विभाजित किया गया है। हम उपवाक्य आगे देखेंगे। उपवाक्य किसे कहते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, कितना? एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, ठीक है, या फिर एक से अधिक क्या हो? उद्देश्य हो और एक ही क्या हो? विधेय हो, ठीक है। उद्देश्य मतलब कर्ता, विधेय मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जो कर्ता को छोड़कर के जो शेष वाक्य में रह जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या है? एक कर्ता है अर्थात उद्देश्य है, और स्कूल जा रहा था ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे द्वारा स्कूल जा रहा है, जाया जा रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य इसी तरह से देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहा था, ठीक है। मैं एक यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है, लेकिन अपने मित्र भी यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। तो एक से अधिक उद्देश्य है यहाँ पर, ठीक है, और सभी मिलकर के कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय ही जा रहे हैं। तो एक क्या है? विधेय है, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो सरल वाक्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो, क्या हो? एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हो, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, ठीक है ना। जैसे मैं विद्यालय जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था, एक वाक्य है। तो देखिए मैं एक उद्देश्य है, विद्यालय जा रहा था क्या हो गया? विधेय है, और मेरा भाई यहाँ उद्देश्य है और खेल रहा था क्या हो गया? विधेय है। तो एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम
संयुक्त वाक्य कहेंगे। कौन सा वाक्य कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान में रखना है आपको? लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि अगर संयोजक शब्द दो वाक्यों के बीच में आए, ठीक है ना, दो वाक्यों के बीच में ये संयोजक शब्द आए तो हमको उस वाक्य को कौन सा वाक्य कहना है? संयुक्त वाक्य कहना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, क्या हो? एक उद्देश्य हो और एक से अधिक क्या हो? विधेय हो। ठीक है, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। ठीक है ना। अब देखिए, मेढक यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। ठीक है, मेढक बोलने लगे, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, तो बरसात यहाँ पर एक विधेय हो गया और बोलने लगे भी क्या हो गया? विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक से अधिक क्या? विधेय। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो, है ना, प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो। ठीक है, और अन्य क्या हो? आश्रित, जिनको हम गौड़ भी कहते हैं, आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो, तथा आपस में किस प्रकार से हो? देखिए, कि, ठीक है, जो, यहाँ डैश डैश का मतलब है, यहाँ शब्द हैं, वह, डैश डैश का मतलब है, यहाँ शब्द हैं, जो वह, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि तो, आदि से मिश्रित हो। ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, तो यहाँ की शब्द जो है, कौन सा? की शब्द है, संयोजक शब्द है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा क्या है? भाई है। ठीक है, तो जो वह, है ना, जो वह हमने ऊपर देखा था, ये देखिए, जो वह। ठीक है ना, तो ये संयोजक शब्द होंगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए, यदि, तो, है ना, इस प्रकार से संयोजक शब्द जिन वाक्य में होंगे वो किस प्रकार के वाक्य होंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक उपवाक्य आया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका, अब समापिका क्या चीज़ है? समापिका दो प्रकार की क्रियाओं में से एक प्रकार की क्रिया जिससे किसी कार्य का समाप्त हो जाना सूचित होता है। ठीक है ना, ऐसे क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है। ठीक है, जैसे वह परसों यहाँ से चला गया, चला भी है और गया भी है। ठीक है ना, दो क्रियाएं हैं, तो एक जो क्रिया होगा वह कौन सा होगा? समापिका। जैसे गया तो समापिका क्रिया है, क्या है? गया, समापिका क्रिया। इसी प्रकार से वह घर जाकर बैठ रहा, वह घर जाकर बैठ रहा। अब इसमें देखिए, जाकर भी है और बैठ भी है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग क्रिया हैं। तो बैठ रहा ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? समापिका, और जाकर क्या होगा? पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं उपवाक्य को, है ना। इस प्रकार से किसी वाक्य में जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उस वाक्य में उतने ही उपवाक्य होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है, ठीक है ना, वाक्य का केंद्र होता है, उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शेष जो होंगे वो क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, अब आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, जो कि किस वाक्य के हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के हैं। ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से हैं। ठीक है,
संज्ञा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जो आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, आपको ध्यान में रखना है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक, है ना, के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है ना, उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, वह क्या है, बहुत ईमानदार है। ठीक है ना, तो यहाँ की शब्द जो है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य को दर्शाता है, अर्थात संज्ञा शब्द संज्ञा आश्रित उपवाक्य की से प्रारंभ होता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, की से प्रारंभ होता है। जैसे मैं जानता हूँ तो मुख्य उपवाक्य होगा, मैं जानता हूँ क्या होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, लेकिन की के बाद का जो वाक्य होगा वह आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य को देख सकते हैं। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, विशेषण आप जानते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य देखिए, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हो, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आपको इस प्रकार से पहचानना है वाक्यों को। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, क्या दिया है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। ठीक है ना, अब व्यक्ति क्या है, संज्ञा। ठीक है ना, तो इसकी विशेषता क्या है यहाँ पर बताई जा रही है, व्यक्ति कैसा था, बहुत मोटा था। ठीक है, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी पहचान क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप, जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से प्रारंभ होता हो, ऐसे वाक्य जो इनसे प्रारंभ होते हो वे सब विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो। ठीक है ना, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक है ना, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। ठीक है ना, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसका प्रारंभ जो है जब, क्योंकि, ताकि, जब, यदि, जहाँ, जैसे, ज्यों, है ना, इस प्रकार के शब्दों से इसका प्रारंभ होता है। क्रिया विशेषण वाक्यों का प्रारंभ इन शब्दों से होता है। ठीक है, इसमें आश्रित उपवाक्य प्रायः उपवाक्य से, प्रधान उपवाक्य से पहले रहता है। ठीक है ना, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रधान उपवाक्य से पहले रहेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे जब वह आ जाए, ठीक है ना, तब तुम भोजन बनाना। ठीक है ना, तो यहाँ जो है आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में है, शुरुआत में है। तो इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार हमने देखा, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, अब देखिए प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य वाक्य जिसको हम कर्ता बोलते हैं, इसमें कर्ता प्रधान हो। ठीक है ना, ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता क्या हो, प्रधान हो, साथ ही कथन का भार भी किस पर पड़े, कर्ता पर ही पड़ता हो। ठीक है ना, जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भार किस पर पड़ रहा है, अध्यापक पर। ठीक है, किस पर पड़ रहा है, अध्यापक पर, है ना, तो ये कर्तवाच्य वाक्य होगा। इसी प्रकार से छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो छात्र क्या होंगे, कर्तवाच्य, मतलब भार किस पर पड़ रहा है, छात्रों पर। ठीक है ना, कर्ता पर पड़ रहा है।
है ना। इसी प्रकार से दूसरा कर्मवाच्य देखिए, कर्म प्रधान हो, क्या हो, कर्म प्रधान हो, ठीक है ना। भार भी किस पर पड़ता हो, कर्म पर ही। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है ना, यहाँ द्वारा का प्रयोग हुआ है, क्या पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है ना। तो भार किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, ठीक है ना, पढ़ी जा रही है ना। तो कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा है भाववाचक वाक्य। भाववाचक वाक्य में क्रिया प्रधान, ठीक है ना, क्रिया पर ही क्या पड़ता है, भार पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, ठीक है ना, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, माताजी से नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। इस तरह के जो वाक्य होंगे वो भाववाचक वाक्य होंगे। भाववाचक में प्रायः नहीं और नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जैसे नहीं, है ना। और अकर्मक, अकर्मक का मतलब क्या हुआ, कर्म का ना होना, ठीक है ना, कर्म का ना होना। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म का ना होना क्रिया से मुक्त होता है, ठीक है ना। इस तरह के वाक्य भाववाचक वाक्य होंगे। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, वाच्य किसे कहते हैं, है ना। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध, है ना, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, तो वह क्या होगा, वाच्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य के प्रकार हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।